हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग फिट होंगे, फाइन होंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप सभी लोग अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं एक नया लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहा हूं आज से, जहां पे हम लोग कवर अप करेंगे क्लास 10 के बच्चों के लिए फिजिक्स के होल सिलेबस को। सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। जो कि क्लास 10 के बच्चों का फाइनल बोर्ड एग्जाम आने वाला है, तो उनको देखते हुए हमने क्लास 10 के बच्चों के लिए लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया है। जो आज का पहला लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड होगा। आप सभी जानते हैं बच्चों कि बोर्ड एग्जाम में इलेक्ट्रिसिटी से 13 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। दोनों चैप्टर इंक्लूडेड है, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दोनों की मिला के बात कर रहे हैं। तो आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के साथ। सो डियर स्टूडेंट्स, बी रेडी फॉर दिस लेक्चर को पूरे एंड तक देखिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेटर हो सके। सो दिस इज राकेश रंजन, वेलकम्स यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ द फिजिक्स फाउंडेशन कोर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी जैसे हम बोलते हैं बच्चों, तो हमें बहुत सारा चीज दिमाग में आने लगता है और एक क्वेश्चन भी आता है कि सर इलेक्ट्रिसिटी क्या है। हम लोग डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी से परिचित हैं। हम डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस को देखते हैं। अगर हमें गर्मी लगता है तो हम स्विच को ऑन करके फैन को चालू करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, हम लोग टीवी मनोरंजन के लिए टीवी देखते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं। तो वो सारे चीजें बच्चों किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। आज के टाइम में बच्चों इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं कि जल ही जीवन है, बट नाउ अ डे इलेक्ट्रिसिटी भी जीवन है और बिना इलेक्ट्रिसिटी का वी कांट इमेजिन आवर लाइफ। सो कितना इंपॉर्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी का, और इस इंपॉर्टेंस को समझते हुए अगर मैं बात करूं कि बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो बहुत सारे बोलेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यस, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बिल्कुल सही, ये एनर्जी का ही तो फॉर्म है। यूनिवर्स में एनर्जी का बहुत सारे फॉर्म्स अवेलेबल हैं। क्लास 9 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसी में से इलेक्ट्रिसिटी भी एक फॉर्म है। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। कुछ दूसरा लैंग्वेज में या कुछ दूसरे तरीके से इसको हम बोले तो बच्चों इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्जेस। दैट मीन्स स्टडी ऑफ चार्जेस इज इलेक्ट्रिसिटी। और भी दूसरा तरीका से वो डिफाइन करना चाहें तो बच्चों इसको हम लोग बोलेंगे सर ये फिजिक्स का वैसा ब्रांच है जहां पे हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। सो दिस इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस। सो हम लोगों ने क्या देखा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है बच्चों। सो इलेक्ट्रिसिटी इज द एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी और स्टडी ऑफ चार्जेस, और द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। नाउ बच्चों इलेक्ट्रिसिटी को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, या दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक पार्ट होगा बच्चों स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसका सब पार्ट हम बोल सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड दूसरा होगा बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो सर क्यों डिफरेंशिएट किए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी में? सो बच्चों स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्जेस। दैट मीन्स इस ब्रांच में इलेक्ट्रिसिटी के इस पार्ट में हम लोग वैसे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो चार्जेस रेस्ट पे होगा। मतलब उसमें किसी तरह का मोशन नहीं होगा, किसी तरह का स्पीड नहीं होगा, चार्ज रेस्ट पे होगा, किसी एक जगह पे जमा होगा। इसको बच्चों एक और नाम से जानते हैं इलेक्ट्रोस्टेट। दैट मीन्स द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। नाउ कम टू द टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो डियर बच्चों करंट का मतलब होता है मोशन, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है चार्जेस। सो इस पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी के इस पार्ट में हम लोग ऐसे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे जो चार्जेस मोशन में होंगे, जिनमें कुछ स्पीड होगा, जो फ्लो कर रहे होंगे, जो एक कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे होंगे। कंडक्टर कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। ओके, कंडक्टर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे होंगे। तो इस पार्ट के इलेक्ट्रिसिटी के इस पार्ट को हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे, जहां पे हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे बट वो चार्ज मोशन में होगा। सो बच्चों द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है बच्चों, इसे हमें 12th क्लास में पढ़ना है। यहाँ पे हमें इसके बारे में नहीं पढ़ना है।
12th क्लास में पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक जो 10th में बच्चों वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। तो इस करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी बेसिक लेवल है बच्चों, एडवांस लेवल वापस हम लोग 12 में पढ़ेंगे। दैट मीन्स ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है करंट इलेक्ट्रिसिटी, 12 में एक बार फिर हम लोग वेलकम करेगा, लेकिन वहाँ पे बेसिक लेवल नहीं बच्चों, वहाँ पे एडवांस लेवल पे वेलकम करेगा। सो नाउ आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि करंट इलेक्ट्रिसिटी और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या डिफरेंस है। नाउ बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में इन करने से पहले हमें कुछ बेसिक आइडिया चाहिए होता है, जिस बेसिक आइडिया को बिल्डअप करने की कोशिश हम कर रहे हैं। सो नाउ बच्चों, नेक्स्ट मटेरियल को हम लोगों ने, जैसा सब लोग जानते हैं कि मटेरियल दो टाइप का हुआ, एक्चुअली और टाइप का होता है, बट दो टाइप का हम लोग मटेरियल भी देख रहे हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर। तो सर कंडक्टर क्या होता है? तो कंडक्टर वैसा मटेरियल होता है बच्चों जिसके थ्रू चार्ज फ्लो कर सकता है। दैट मीन्स वैसा मटेरियल जो अपने थ्रू चार्ज को फ्लो करने को अलाउ कर सकता है। और इंसुलेटर जस्ट अपोजिट ऑफ द कंडक्टर, मतलब अगर कंडक्टर अलाउ कर रहा है तो इंसुलेटर अपने थ्रू चार्ज को पास करने का अलाउ नहीं करेगा। सो दैट मीन्स द मटेरियल दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, द मटेरियल दैट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम इज कॉल्ड कंडक्टर। एग्जाम्पल बात करें बच्चों तो मेटल्स होंगे, एलॉयज होंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होंगे। मेटल्स कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, एलॉयज भी कंडक्टर होते हैं, और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से सॉल्ट सॉल्यूशन का बात करें, एसिड बेस्ड सॉल्यूशन का बात करें, एक्सेट्रा। नाउ द बच्चों इंसुलेटर, द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ चार्जेस टू फ्लो थ्रू देम, वैसा मटेरियल जो अपने थ्रू से चार्जेस को फ्लो करने का अलाउ नहीं करता है, दैट मटेरियल इज कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें बच्चों तो एग्जाम्पल में आएगा नॉन मेटल्स, सारे नॉन मेटल एक्सेप्ट कुछ नॉन मेटल्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। जैसे बच्चों ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। सो देयर इज ए एक्सेप्शन, ओके। सो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर। नेक्स्ट वन बच्चों प्लास्टिक है, ग्लास है, रबड़ है, हम लोग इसके बारे में पहले से जानते हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया में देना था, थोड़ा रिकॉल करना था, ताकि इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को इन करेंगे जब, तो ये सब सारी चीज़ें, ये सब टर्म जब वहाँ पे आएगा तो हम सोचने नहीं लगे कि ये क्या है इंसुलेटर, ये क्या है कंडक्टर। तो इसके लिए हम रिकॉल कर रहे थे। आई होप आप लोग समझ में आया होगा कि इंसुलेटर क्या है, कंडक्टर क्या है। ना बच्चों क्वेश्चन अराइज होता है कि सर मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, ऐसा क्यों सर? सो डियर बच्चों, ऐसा इसलिए होता है कि जो देखिए वाई मेटल्स कंडक्ट, मेटल्स आर कंडक्टर और हाउ डू मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सो द बच्चों फॉर एनी मटेरियल टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी मटेरियल अगर इलेक्ट्रिसिटी का बढ़िया कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर होगा, दैट मटेरियल मस्ट पॉजेज फ्री चार्ज कैरियर। फ्री चार्ज कैरियर बच्चों, इस लाइन को अंडरलाइन कीजिएगा, फ्री चार्ज कैरियर मतलब बच्चों कि वो मटेरियल जिसमें फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, फ्री चार्ज कैरियर्स होंगे, वही इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वही अपने थ्रू चार्ज को फ्लो करने को अलाउ कर सकता है। और बाकी मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, वो तो अपने थ्रू किसी चार्ज को फ्लो करने का अलाउ ही नहीं करेंगे। सो दिस इज द क्राइटेरिया टू बिकम अ गुड कंडक्टर। That means any material that is a good conductor that must have free charge carrier. Okay, that's why since metal have large size of atoms. Now बच्चों metals have large size of atom as compared to the non-metal, so they have free electrons. That means बच्चों जो metal का size होता है ना, देखिए जितना भी मटेरियल है सारे बने होते हैं किससे? एटम से मिलकर बने होते हैं, बहुत सारे एटम से मिलकर बने होते हैं। नॉन मेटल भी एटम से मिलकर बना है, मेटल्स भी एटम से मिलकर बना है। लेकिन बच्चों डिफरेंस क्या है मेटल नॉन मेटल के एटम्स में, कि जो मेटल का एटम्स होता है एज कंपेयर टू द नॉन मेटल का एटम के साइज से बड़ा होता है, लार्ज साइज होता है। लार्ज मतलब इतना बहुत बड़ा नहीं बच्चों, जैसा मेटल के कंपेयर में अगर हम लोग नॉन मेटल का बात करें तो उसका एटम को कंपेयर करें मेटल के एटम के साइज के साथ, तो मेटल का एटम का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू द नॉन मेटल का एटम का साइज। दैट्स व्हाई सो दे हैव अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब उसका साइज बड़ा होता है तो उसका फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसके पास फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। दैट्स व्हाई मेटल्स कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब सर ऐसा क्यों होता है?
तो उसको बच्चों हम लोग एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं कि मेटल के पास क्यों फ्री चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो इसे हम इरेज करते हैं, जिन्होंने लिखा वो ठीक है, नहीं लिखा वीडियो को पॉज कीजिए और लिख डालिए। ना बच्चों अगर हम बात करें बच्चों मेटल का, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, तो हमने क्या पढ़ा कि मेटल का जो एटॉमिक साइज होता है वो लार्ज होता है एज कंपेयर टू द नॉन मेटल। दैट मीन सपोज ये नॉन मेटल या मेटल का एटम्स है और ये मैं बना रहा हूं नॉन मेटल का एटम्स। अब इस मेटल के एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर में, और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है, रिवॉल्व घूमते रहता है, इलेक्ट्रॉन घूमते रहता है उस न्यूक्लियस के चारों ओर। ना बच्चों जैसे सपोज यहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा, इस टाइप से बच्चों। और बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है राउंड राउंड गोल गोल जो घूम रहा है वो क्यों घूम रहा है, तो बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होता है, और वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा है। जैसे हम लोग बच्चों सोलर सिस्टम में देखते हैं कि जो सन है वो क्या कर रहा है, सन के अराउंड में प्लैनेट्स रिवॉल्व करते रहते हैं। सो द सन क्या कर रहा है, उस प्लैनेट को सर्कुलर पाथ में रोटेट मूव कराने के लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और वो क्या है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स। दैट मींस जो सन है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि प्लैनेट उसके चारों ओर गोल गोल जिससे घूम रहे हैं। तो उसी टाइप से बच्चों ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसके कारण इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहा है। अब बच्चों देखें कि ये जो न्यूक्लियस है सब पे फोर्स लगा रहा है, इसको भी खींच रहा है अपनी ओर, इसको भी खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, इसे भी खींच रहा है, सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच रहा है। ये भी यहाँ पे सेम काम कर रहा है, इसे खींच रहा है, इसे खींच रहा है, इसे खींच रहा है, सारे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो बच्चों चूंकि अब देखिए लास्ट ऑर्बिट का हम बात करें, जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है उसको क्या बोलते हैं, उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है ना। ये जो ऑर्बिट है उस ऑर्बिट में देखो जो लास्ट ऑर्बिट है बच्चों ये न्यूक्लियस से थोड़ा दूर है, तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो फोर्स लगा रहा है वो थोड़ा सा वीक फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे न्यूक्लियस से थोड़ा नजदीक में है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस उतना फोर्स अप्लाई कर पा रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इसी सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, घूम रहा है। बट ये जो न्यूक्लियस है बच्चों यहाँ पे फोर्स अप्लाई तो कर रहा है बट वो अप्लाइड फोर्स थोड़ा सा वीक है। अब इस वीक अप्लाइड फोर्स या हम लोग कह सकते हैं कि ये जो वीक अट्रैक्टिव फोर्स है जो न्यूक्लियस प्रोवाइड कर रहा था, जो इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में था, एटम के लास्ट ऑर्बिट में, तो उसे कम फोर्स मिल रहा था, कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा था। अब बच्चों अगर हम किसी पे कम फोर्स से अट्रैक्ट कर रहे हैं दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन का चांसेस है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप आउट कर जाएगा ऑर्बिट से और बाहर निकल जाएगा एटम से। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, क्योंकि ये जो न्यूक्लियस फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो वीक फोर्स यहाँ पे लग रहा है एज कम्पेयर टू। अब देखिए यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन क्या है नजदीक में, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर जा ही नहीं सकता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं जा पा रहा है। तो लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वहां पे चूंकि कम फोर्स अप्लाई कर पा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन का चांसेस है उस इलेक्ट्रॉन का चांसेस है कि वो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को जंप कर जाए और एटम से बाहर निकल जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों दैट इज कॉल्ड फ्री चार्ज कैरियर्स, दैट इज फ्री चार्ज कैरियर्स। बट ये फिनोमेना बच्चों चूंकि यहां पे इसका एटॉमिक साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू द मेटल, तो यहां पे जो लास्ट ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन है उसे भी उतना सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स मिल पा रहा है कि वो इस ऑर्बिट पाथ को छोड़ के जंप आउट नहीं कर पा रहा है। सो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, मतलब फ्री चार्ज कैरियर्स है नहीं। दैट्स वाई बच्चों कि ये जो नॉन मेटल है उसमें फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होते हैं, और किसी भी मटेरियल को गुड कंडक्टर बनने के लिए उस मटेरियल में फ्री चार्ज कैरियर होना बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। दैट मीन्स फ्री चार्ज कैरियर मतलब वैसा इलेक्ट्रॉन जो इनसाइड द कंडक्टर मूव करने के लिए रेडी है, कंडक्टर में दौड़ने के लिए रेडी है। ओके एक जगह वो नहीं कंडक्टर में दौड़ेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स और फ्री चार्ज कैरियर्स। जैसे बच्चों एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग कि मान लेता हूं कि दो बच्चे हैं,
एक बच्चा क्या है, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है, एग्जाम्पल लेता हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है और एक बच्चा बहुत दूर रह रहा है, पेरेंट्स से बहुत दूर रह रहा है, तो दोनों बच्चों में से बिगड़ने का चांसेस किसके साथ ज़्यादा है बच्चों? तो ऑब्वियस बात है जो दूर में रह रहा है वो बच्चा बिगड़ सकता है, क्योंकि जो पेरेंट्स के साथ बच्चा रह रहा है उसके पास पेरेंट का कंट्रोल है, पेरेंट्स का कंट्रोल है। अगर वो बिगड़ना चाह रहा है तो पेरेंट्स उसको उस फोर्स से उसको सुधार ले रहे हैं, बट वो बच्चा वहाँ पे पेरेंट्स का कंट्रोल है नहीं, वो बच्चा बाहर है, उस बच्चा क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटी कर रहा है, उसे पेरेंट्स का नज़र तो नहीं जा पा रहा है, मतलब उस बच्चे को बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन दूर है अपने पेरेंट्स न्यूक्लियस से दूर है, तो इसको जंप आउट करने का चांसेस ज़्यादा है। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि ये मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं। नाउ बच्चों कम टू द टॉपिक, अब हम लोग देखते हैं अब बच्चों सपोज हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज आई हैव अ कंडक्टर। अब इस कंडक्टर में बहुत सारा एटम्स होंगे बच्चों, बहुत सारे एटम्स होंगे, और क्या होगा बच्चों, अब इमेजिन कीजिए बच्चों कि कोई भी मटेरियल में कितना एक एटम्स तो नहीं रहते हैं, बहुत सारे एटम्स रहते हैं, हजारों एटम्स से मिलकर बना होता है। अब इमेजिन कीजिए कि अगर एक एटम से एक ही इलेक्ट्रॉन जंप आउट कर गया बाहर, मतलब एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उस मटेरियल के अंदर बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो हम इसको शो कर रहे हैं इस फ्री इलेक्ट्रॉन को ऐसे, ये क्या है बच्चों, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री चार्ज कैरियर्स, ओके। और ये जो मैंने बनाया बच्चों, इसको मैंने बनाया एटम, दीज आर द एटम। ये जो ब्लू कलर का गोल गोल है वो एटम बनाया, और रेड कलर का जो डॉट है उसको मैंने फ्री इलेक्ट्रॉन बताया। अब बच्चों देखिए, जब एटम ऐसे, जब ये कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, दिस इज कंडक्टर, दिस इज कंडक्टर, जब ऐसे रखा हुआ है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। मतलब रैंडम डायरेक्शन मतलब कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं करेंगे, जिधर मन उधर चलेंगे। जैसे होता है ना कि मतलब हम जा रहे हैं बट किधर जा रहे हैं हमको उसका मतलब नहीं, बस हमको जाना है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इनसाइड द कंडक्टर मूव करते रहते हैं, इनसाइड द कंडक्टर मूव करते रहते हैं, बट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। नाउ बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं कि इसी कंडक्टर को, अब इस कंडक्टर को हम बच्चों, अब मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं, और इस कंडक्टर को हम बैटरी से कनेक्ट कर दे रहे हैं, बैटरी से कनेक्ट कर दिए। इसमें बहुत सारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों, एज वी डिस्कस्ड, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये क्या है बच्चों, एटम्स हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब बच्चों ये जो पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, ये भी पॉजिटिव ये भी नेगेटिव। अब हम लोग बच्चों पढ़े हैं कि चार्ज अगर अपोजिट नेचर का हो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, और ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। दैट मीन्स ये जो टर्मिनल है इस फ्री इलेक्ट्रॉन को जो शुरुआत में रैंडम मूव कर रहा था, किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था, बिना कोई डायरेक्शन का, बिना कोई मतलब डेस्टिनेशन का वो मूव कर रहा था, जहां मन वहां जा रहा था। अब ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री है उस इलेक्ट्रॉन को ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब सारे फ्री इलेक्ट्रॉन जो कभी इधर उधर जिग जैग मोशन में, कभी लेफ्ट राइट, कभी अप डाउन, कभी आगे पीछे मूव कर रहे थे, वो क्या करने लगे बच्चों, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हो जाएंगे, एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव। So the direction of these free electrons is from the negative to the positive when we connect the conductor through a cell or battery। ऐसा क्यों होता है, आई होप समझ में आया होगा कि ये जो बैटरी का टर्मिनल है, बैटरी में दो टर्मिनल बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल मतलब ये पार्ट होगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिग जैग मोशन में, ऐसे वैसे मूव कर रहा है, अप डाउन लेफ्ट राइट मूव कर रहा है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों, इस पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स अप्लाई करेगा जो अट्रैक्टिव नेचर का होगा। दैट मीन्स ये सारे इलेक्ट्रॉन जो फ्री थे उसको इस पॉजिटिव टर्मिनल अपनी ओर खींच लेगा। और अब क्या होगा, सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देंगे, दैट इज फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव। ना बच्चों आएगा कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट।
डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। तो बच्चों ये प्योरली कन्वेंशनल बेस्ड है। कन्वेंशनल बेस्ड मतलब ऐसा लिया गया, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा ही क्यों लिया हम लोगों ने, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस ऐसा लिया गया है। और आज नहीं, बहुत सालों से ऐसा लिया जा रहा है, सब लोग ऐसे ही कर रहे थे, हम लोग भी ऐसे करेंगे। इसका कोई लॉजिक नहीं, बोल सर ऐसा क्यों लिया। तो मैं पहले बता रहा हूँ ये प्योरली कन्वेंशनल बेस्ड है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बहुत सारे टीचर या बहुत सारे लोग अगर आपको बताते हैं इसका लॉजिक, इसको क्यों लिया गया, तो वो अपने मन से बताते हैं, आई डोंट नो, लेकिन सारे कन्वेंशनल बेस्ड है, इसका कोई लॉजिक नहीं है कि हमने ऐसा क्यों लिया। सो बच्चों, तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और जो करंट होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। जो करंट होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। दिस इज प्योरली कन्वेंशनल बेस्ड। इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाना है कि सर अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो करंट को हमने पॉजिटिव से नेगेटिव क्यों लिया। एक कन्वेंशनल बेस्ड है बच्चों, ऐसा ही हम लोग लेते हैं। नाउ आई होप आप लोग इतना समझ में आया होगा बच्चों। तो देन नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट टॉपिक, अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे इंटर नहीं किए बच्चों, अभी भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए जो बेस चाहिए उस बेस को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा, कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, तब चीज़ें समझ में आएगा, अदरवाइज सारे जंप कर जाएंगे और फिर वही आएगा कि सर हम तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आया, हमें तो इलेक्ट्रिसिटी समझ में नहीं आता है। तो मैं जो बता रहा हूँ वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। आई गारंटी यू कि जब आप वीडियो को पूरा एंड तक देख लेंगे तब आपका कॉन्सेप्ट और आपका कॉन्फिडेंस दोनों अप लेवल पे होगा। सो बच्चों, नेक्स्ट हम आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो सबसे पहले बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या, तो एक ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं कि एक्चुअल में है क्या, बट होता है, बस है। जैसे हम बोलेंगे मास बच्चों कि मास क्या है, तो मास भी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो एक चार्ज भी उसी टाइप से एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं मटेरियल का, जो सारे मटेरियल में होते हैं। ओके, बाकी और क्या है कैसे, उसको हम लोग उतना नहीं डिटेल में पढ़ना है, और उतना उसका लॉजिक है भी नहीं कि एक्चुअली में चार्ज क्या है। चार्ज को डिफाइन मतलब एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो बस होता है। अगर इसको डेफिनेशन देना चाहें बच्चों तो हम बोल सकते हैं कि सर एक ऐसा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मटेरियल का जब जिसके कारण अगर उस मटेरियल को हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस मटेरियल पे फोर्स लगेगा। ओके, मतलब सपोज दैट मेरे पास एक मटेरियल है, तो अगर इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे रख दिए तो इसमें क्या लगेगा, एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखेंगे तो भी फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी रखेंगे तो भी फोर्स लगेगा। तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज एक मेरे पास चार्ज है, तो ये चार्ज का इफेक्ट जहाँ तक होता है, सपोज इस चार्ज का इफेक्ट इस जो मैंने ड्रॉ किया यहाँ तक है, यहाँ से ऐसा इसका चार्ज का इफेक्ट है। तो इस एरिया तक, इस एरिया विद इन दिस रेंज, विद इन दिस एरिया इस चार्ज का इफेक्ट है, मतलब इसका इन्फ्लुएंस, इसके इफेक्ट को हम लोग यहाँ पे फील कर सकते हैं। तो ये एरिया जहाँ तक किसी भी चार्ज का इफेक्ट होता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये अपना चार्ज का एरिया है, जहाँ तक ये चार्ज अपना रवाब जमाएगा, अपना रंगदारी करेगा कि भैया ये मेरा एरिया है। तो सर एरिया तो कुत्तों का होता है ना, हाँ, बट फिजिक्स में चार्ज का भी एरिया हम लोग होते हैं। तो मतलब ये एरिया जहाँ तक, वह एरिया जहाँ तक कोई भी चार्ज अपने इफेक्ट को फील करवा सकता है। मतलब यहाँ तक अगर हम रहेंगे, यहाँ पे अगर कोई चार्ज आएगा तो उसको इस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट जैसे ये चार्ज इसके अंदर में इंटर करेगा, इसके एरिया में इंटर करेगा, तो इस पर क्या करेगा, ये चार्ज इस पर फोर्स अप्लाई करने लगेगा। मतलब जैसे इसके एरिया में इंटर किया तो अपने ये क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करने लगेगा। बोल बेटा अब तुम आ गया मेरा रेंज में। अब वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, वो डिपेंड करेगा चार्ज के नेचर पे। अगर ये वाला चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज नेगेटिव है तो दोनों अट्रैक्ट कर लेगा। अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है तो दोनों रिपेल कर देगा। ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, दोनों रिपेल कर देगा।
ओके, सो सिंपली कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि एरिया, वह एरिया जहां तक किस चार्ज का इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं। ओके, और वैसे जब से मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो वह एरिया जहां तक हम किसी मैग्नेट का इफेक्ट को फील कर सकते हैं। ओके, इसको पढ़ेंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड समझ में आया होगा। नाउ बच्चों, तो चार्ज क्या होता है? तो चार्ज होता है सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का, जिसके कारण अगर उस मटेरियल को हम किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स लगता है। अब बच्चों इस चार्ज का जो सिंबल है, बच्चों, इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। सिंबल क्या है? Q है। इसको कैपिटल Q से भी लिख सकते हैं, स्मॉल q से भी लिख सकते हैं, दैट डजंट मैटर। अगर बच्चों इसका हम यूनिट का बात करें, SI यूनिट का बात करें बच्चों, तो इसका SI यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लोग कैपिटल C से डिनोट करेंगे। सो SI यूनिट क्या हो गया? कूलम होता है। कूलम एक साइंटिस्ट थे। ओके, इस कूलम से भेंट होगा आपको 12 में जबरदस्त तरीके से। इसके अलावा बच्चों एक ऐसा क्वांटिटी है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब बच्चों चार्ज को किसी डायरेक्शन का जरूरत नहीं है। हम लोग पढ़े ना कि स्केलर क्या होता है? स्केलर ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो होता है बट डायरेक्शन नहीं होता है। तो उसी टाइप से जो चार्ज है, चार्ज में किसी डायरेक्शन का जरूरत उसको नहीं है। सो दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। अगर हम लोग बात करें बच्चों, तो ये दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ चार्ज। वन पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है बच्चों नेगेटिव चार्ज। दो टाइप का चार्ज पढ़ना है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों वो नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। नाउ बच्चों एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम बच्चों। इसी टाइप से चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन क्या होता है बच्चों? वही होता है जो चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, बट नेचर क्या होता है? अपोजिट होता है। मतलब जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन का होगा, बट एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक में पॉजिटिव चार्ज होता है। ना बच्चों एक चार्ज का बहुत अच्छा सा प्रॉपर्टी को हम लोग देखेंगे, जिस प्रॉपर्टी के बारे में एनसीईआरटी ने डिस्कस तो नहीं किया है उतना डिटेल में, बट उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों। सो प्रॉपर्टी क्या है? तो प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड मतलब सर क्वांटाइज्ड मतलब क्या हुआ? मतलब सिंपल बच्चों कि ऐसा चीज जो एक फिक्स अमाउंट में अवेलेबल हो। जैसे हम बात करें बच्चों, ये मार्कर मेरे हाथ में, अगर इस मार्कर को हम परचेज करने जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? या तो हमको एक मार्कर मिलेगा, या तो हमें 2 मार्कर मिलेगा, या तो हमें 3 मार्कर मिलेगा, 1.5 मार्कर तो मिलेगा नहीं। दैट मीन्स दिस इज क्वांटाइजेशन। जिससे हम लोग ब्लैक बोर्ड का बात करें बच्चों, जिसे हम मोबाइल का बात करें बच्चों, अगर मोबाइल ही लेने जाएंगे तो कभी 1.5 मोबाइल 2.5 मोबाइल लेकर आएंगे क्या? या तो एक मोबाइल लेंगे, या तो 2 मोबाइल लेंगे, या तो 3 मोबाइल लेंगे। तो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन। सो चार्ज भी बच्चों क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। और एक बहुत अच्छा फॉर्मूला है बच्चों, Q इक्वल टू NE। Q इक्वल टू NE। इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे सर Q क्या होता है? तो Q स्टैंड्स फॉर चार्ज। ये चार्ज होता है बच्चों, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E होता है बच्चों चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, मैं होप आपको समझ में आया होगा कि Q क्या है, चार्ज, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका वैल्यू कितना होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके, सो दिस इज चार्ज। मतलब चार्ज जो होगा ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज का एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स Q इक्वल टू या तो 1E होगा, या तो 2E होगा, या तो 3E होगा, या तो 4E होगा, ऐसे 1.5E नहीं होगा, 2.5E नहीं होगा। दैट मीन्स Q का वैल्यू जो होगा बच्चों या तो E होगा, या तो 2E होगा, या तो 3E होगा, इस टाइप से। 1.5E होगा नहीं। क्लियर? सो दिस इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन।
सो ये चार्ज का स्पेशल प्रॉपर्टी है कैसा कि चार्ज क्वांटाइज रहता है, हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज में एग्जिस्ट करता है। एंड व्हाट इज फंडामेंटल चार्ज? सो द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। इलेक्ट्रॉन ही तो फंडामेंटल पार्टिकल है ना बच्चों, ठीक है। तो इस फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है दैट चार्ज इज कॉल्ड फंडामेंटल चार्ज। सो चार्जेज ऑलवेज एग्जिस्ट द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सो बच्चों इसको नोट डाउन कीजिए। मैं इसको इरेज करता हूं। आई होप आप लोग समझ में आया होगा। नाउ बच्चों अब हम लोग पहुंच रहे हैं जिसका मुझे नहीं बोलते हैं, जिसका मुझे था इंतजार, मुझे नहीं आप लोगों का, वो घड़ी आ गई। तो ये अब हम लोग पहुंच गए इलेक्ट्रिक करंट पे, इलेक्ट्रिक करंट पे। सो नाउ हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है बच्चों इलेक्ट्रिक करंट। तो आई होप आप लोग को जितना भी चीज़ें बताई वो बेसिक सारी चीज़ें था उसको समझ में आया होगा। वो सब सारी चीज़ें अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिपीटेड मोड में देखिए और समझने के बाद ही इलेक्ट्रिक करंट में जाइएगा। ओके, तो वो क्या था मेरा बेस था। ना हम लोग टॉपिक पे आए। तो सर इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? हमने एयर करंट के बारे में पढ़ा है, हमने वाटर करंट के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों जो एयर करंट होता है, एयर जब फ्लो कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड एयर करंट, वाटर जब फ्लो कर रहा होता है दैट इज कॉल्ड वाटर करंट। उसी टाइप से बच्चों अगर चार्ज फ्लो करेगा दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और जो चार्ज मूव करता है उसी को तो करंट बोलते हैं। मतलब क्या बोल सकते हैं बच्चों कि फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्जेस मोशन में या चार्जेस मूव करने लगेगा मतलब करंट आ गया। सो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। Rate of flow of charges is called electric current. Rate of flow of charges is called electric current. मतलब यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, एक जगह से दूसरी जगह कितना चार्ज गया। वैसे बच्चों इसमें एनसीईआरटी में किस तरह से बताया कि जो किसी भी गिवन एरिया के थ्रू, कोई भी गिवन एरिया के थ्रू यूनिट टाइम में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग समझ सकते हैं ऐसे कि सपोज वी हैव अ कंडक्टर, ओके, कंडक्टर में क्या है, दिस इज क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, चार्ज बाहर जाएगा। ये भी क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इससे भी इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है। ओके, सपोज इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, अंदर आ रहा है। तो ये इस एरिया के थ्रू कितना, एक सेकंड में कितना चार्ज आउट करेगा दैट इज कॉल्ड करंट। या इस क्रॉस सेक्शन एरिया के थ्रू एक सेकंड में या यूनिट टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन्स, कितना चार्ज इन करेगा दैट इज कॉल्ड करंट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ओके, दैट मीन्स ए गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू यूनिट टाइम में कितना चार्जेस आउट होगा चाहे कितना चार्जेस इन होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सो इलेक्ट्रिक करंट मे बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ना बच्चों इसका अगर हम लोग सिंबल का बात करें तो हम लोग करंट को डिनोट करते हैं आई से या फिर स्मॉल आई से भी। आप चाहो कैपिटल आई से भी डिनोट कर सकते हो या स्मॉल आई से भी डिनोट कर सकते हो, ये कोई मैटर नहीं है, ठीक है। अब बच्चों इसका बात करें हम तो कैसा क्वांटिटी है, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो सर आपने बताया कि स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन नहीं होता है, बट चार्ज करंट में तो डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक करंट में तो डायरेक्शन होता है। तो यस बच्चों इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है, बट इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होता है, बट सिर्फ मैग्नीट्यूड होना और डायरेक्शन होना ही वेक्टर क्वांटिटी की गारंटी नहीं देता है। इसको डिटेल में आप 11th क्लास में पढ़ेंगे। मतलब कुछ और क्राइटेरिया है, वो सारे क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करेगा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी तभी हम उसको बोलेंगे ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, अदरवाइज
वो स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो इलेक्ट्रिक करंट है इसमें डायरेक्शन होता है किधर से किधर, पॉजिटिव से नेगेटिव, अपने हम लोग देखा पॉजिटिव से नेगेटिव, बट और मैग्नीट्यूड भी होता है, बट उस वो और क्राइटेरिया जो होता है वेक्टर क्वांटिटी का होने का, वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता है, इसलिए दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। नाउ बच्चों अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहेंगे, क्या इसका हम लोग बोले फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों अभी हम लोग पढ़े क्या, इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, सो द इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। अब से बच्चों इलेक्ट्रिक करंट को पूरा मैं नहीं लिखूंगा, सिर्फ करंट लिख दूंगा, तो जहां पे भी करंट लिखा रहेगा आप लोग खुद से समझ जाइएगा कि हम इलेक्ट्रिक करंट का बात कर रहे हैं, वाटर करंट या एयर करंट का बात नहीं कर रहे हैं। सो बच्चों तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, तो आई इक्वल टू चार्ज को डिनोट करते हैं क्यू से और टाइम को डिनोट करते हैं टी से। सो दिस इज आवर सेकेंड फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। सो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। नाउ नेक्स्ट बच्चों इसका हम यूनिट को डिफाइन करेंगे। यूनिट क्या होगा बच्चों, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि यूनिट क्या होता है, अगर हम करंट का यूनिट निकालना है तो बच्चों करंट का यूनिट क्या होगा, चार्ज का यूनिट को टाइम के यूनिट से डिवाइड कर देंगे, यही ना, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, दैट मीन्स द यूनिट ऑफ आई इज इक्वल टू यूनिट ऑफ क्यू डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ टी। सो द यूनिट ऑफ एस आई, यूनिट ऑफ करंट, करंट मतलब किसका, इलेक्ट्रिक करंट का बात हो रहा है, आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ यूनिट कूलम, टाइम का चार्ज यूनिट क्या होता है, इस कूलम का चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, इस टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, सो कूलम पर सेकंड, कूलम पर सेकंड क्या होता है, ऐसा यूनिट होता है करंट का, कूलम पर सेकंड। बट नाउ बच्चों हम लोग आज से अभी से इस कूलम पर सेकंड को एक नए नाम से जानेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्पियर। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, एम्पियर। इट इज also known as ampere A, ओके। एम्पियर एक साइंटिस्ट है जिनके नाम पे हम लोग कूलम पर सेकंड को क्या बोलने लगे, एम्पियर बोलने लगे, उनके ऑनर में, उनके सम्मान में, क्योंकि इस फील्ड में उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया था, तो उनको सम्मान देने के लिए हम लोगों ने क्या बोला कि जो कूलम पर सेकंड है ऐसा यूनिट चार्ज करंट का, उसको हम लोग आज से एम्पियर बोलेंगे। और यही वाला यूनिट इसका पॉपुलर भी है बच्चों, यही यूनिट पॉपुलर बच्चों। अगर हम लोग बोलेंगे हम कुछ डिवाइस भी लेने जाते हैं बच्चों, मोबाइल का चार्जर भी लेना जाते हैं, तो हम लोग बोलते हैं क्या 2 एम्पियर का, 5 एम्पियर का, 10 एम्पियर का, ऐसे बोलते हैं हम लोग, 2 कूलम पर सेकंड का बात नहीं करते हैं। तो ये पॉपुलर यूनिट है एम्पियर, और यही ऐसा यूनिट भी है। तो ऐसा यूनिट यही भी है, बट इसी को हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, क्या, एम्पियर के नाम से जानते हैं। नाउ बच्चों अगर हम बात करें इसके अलावा अदर यूनिट्स का बात करें, तो अदर यूनिट में होता है बच्चों मिली एम्पियर। अगर छोटा करंट मेजर करना है तो हम लोग मिली एम्पियर में मेजर करेंगे, और भी छोटा करंट मेजर करना है तो माइक्रो एम्पियर में मेजर करेंगे, इस टाइप से बच्चों। तो मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर इज द अदर यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 मिली एम्पियर में कितना होगा, तो 1 मिली एम्पियर में 3 टू द पावर माइनस 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। इस रिलेशन को याद रखिएगा बच्चों, कन्वर्जन में काम आएगा जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आई होप आप लोग इतना समझ में आया होगा। तो सर बच्चों अब हम लोग जो मेजर करते हैं करंट को, तो करंट को कैसे पता करते हैं कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, किसी भी सर्किट के थ्रू कितना करंट जा रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो बच्चों उसको मेजर करने के लिए हम लोग डिवाइस यूज करते हैं, दैट डिवाइस इज कॉल्ड आमीटर। तो बच्चों करंट इज measured with a device, by a device which is called ammeter। इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अमीटर बोलते हैं। ओके, ये अमीटर बोलते हैं उसको, मतलब ये अमीटर क्या होगा, अमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट। इसका बच्चों सिंबल ऐसे होता है, एक गोल बनाइए, बीच में ए लिख दीजिए, और इसमें टर्मिनल भी होता है, 2 टर्मिनल, प्लस और माइनस। और बच्चों बात आती है कि सर फिर कैसे मेजर करेंगे अमीटर से। तो बच्चों अगर हम जिस लोड के अक्रॉस हमको करंट को मेजर करना है,
उस लोड के अक्रॉस हमें इसको उसके साथ हमें सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, सीरीज में लगाना पड़ेगा। सपोज जैसे एग्जांपल बच्चों कि हमारे पास एक बल्ब है, दिस इज अ बल्ब, इसको मैंने कनेक्ट किया बैटरी के साथ। अब इससे क्या होगा, करंट फ्लो करना स्टार्ट होगा। सपोज आई करंट निकलना स्टार्ट हुआ, तो ये बल्ब के थ्रू कितना करंट जा रहा है या इस आई का वैल्यू कितना हुआ है उसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम एक अमीटर लगा देंगे ऐसे। दिस इज कॉल्ड सीरीज। मतलब अमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल से, अमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ, मतलब और ये क्या है, इसके साथ सीरीज में। अब देखो, अब यहाँ से जो करंट निकला वो बल्ब में गया, यही करंट इसके क्या गया, एमीटर में गया। ओके, तो जितना करंट बल्ब में गया वही करंट एमीटर के थ्रू पास हो रहा है, तो एमीटर जो वैल्यू बताएगा वही क्या होगा, करंट के इस बल्ब के थ्रू कितना करंट जा रहा है उसी का वैल्यू होगा। ओके, इसको हम लोग पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे। पैरेलल में नहीं कनेक्ट करने का कारण है बच्चों, क्योंकि पैरेलल में जब कनेक्ट करेंगे, चूंकि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, वेट कीजिए, रेजिस्टेंस भी आएगा, तब तक समझ लीजिए कि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जब हम उसको पैरेलल कनेक्ट कर देंगे, मतलब अगर हम इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, इस एमीटर को हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो चूंकि इसका रेजिस्टेंस कम होता है बच्चों, तो जो भी करंट है ना वो इससे बहुत हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा करंट इसके थ्रू जाने लगेगा, जिससे क्या होगा, एक एमीटर जो मेरा वो बेकार हो जाएगा, जल जाएगा, खराब हो जाएगा। बाकी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक समझ लीजिए कि इसको हम लोग अब पैरेलल में क्यों कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो चूंकि एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, जिसके कारण इसके थ्रू बहुत ज्यादा करंट फ्लो करने लगेगा, तो ये क्या करेगा, एमीटर को डैमेज कर देगा, खराब कर देगा, उड़ा देगा। ओके, इसके अलावा बच्चों हम लोग गैल्वेनोमीटर भी यूज करते हैं। तो गैल्वेनोमीटर क्या है, गैल्वेनोमीटर भी एक डिवाइस है जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को ही मेजर करते हैं। बट डिफरेंस क्या है फिर सर गैल्वेनोमीटर और एमीटर में, तो बच्चों एमीटर में हम लोग बड़ा अमाउंट ऑफ करंट मेजर करते हैं, और बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर किसी सर्किट के थ्रू जा रहा है तो उसको हम लोग गैल्वेनोमीटर से मेजर करते हैं। सो दैट मींस द गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट में इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट है या नहीं, उसके प्रेजेंस को वो डिटेक्ट करके बताता है, उसको सेंस करता है, बहुत सेंसिटिव होता है। ओके, जैसे हम बात करें बच्चों कि हमारे पास इलेक्ट्रिकल सर्किट है, वो इलेक्ट्रिकल सर्किट से 0.00001 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अब अगर हम उसको एमीटर से मेजर करना चाहेंगे तो एमीटर कुछ बता नहीं पाएगा, लेकिन जैसे हम वहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा देंगे बच्चों, तो गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट करेगा, सेंस करेगा कि हाँ इस सर्किट के थ्रू कुछ करंट जा रहा है। बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट अगर हमें मेजर करना है बच्चों, तो हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे, और अगर अच्छा खासा 1 एम्पियर 2 एम्पियर 3 एम्पियर मेजर करना है तो हम लोग एमीटर यूज करेंगे, ज़्यादा भी मेजर करना है तो एमीटर यूज करेंगे। तो बच्चों गैल्वेनोमीटर भी उसी टाइप का होता है जिस टाइप से एमीटर होता है, इसका भी सिंबल ऐसे ही है, बस यहाँ पे G फॉर गैल्वेनोमीटर आ जाएगा, G फॉर गैल्वेनोमीटर आ जाएगा। तो इसको नोट डाउन कीजिए बच्चों। ओके, तो आई होप यहां तक आप लोग समझ में आया कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। सो एक टर्म लिख लीजिए बच्चों, क्यों करते हैं, काहे करते हैं, समझ में आया। सो अमीटर, और हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो नाउ बच्चों हम लोगों ने पढ़ा चार्ज के बारे में, जहाँ पे हम लोग 2 फॉर्मूला देखे, Q इक्वल टू NE, और एक और फॉर्मूला देखा हम लोग Q इक्वल टू I/T। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, जो NCERT में दिया हुआ है। तो बच्चों न्यूमेरिकल क्या है, क्वेश्चन क्या है NCERT में, सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज। मतलब 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने बोल रहा है। NCERT में क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत बार पूछता है बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछता है इसको। तो बच्चों सिंपल है, करना क्या है, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सम एकदम निंजा टेक्निक क्या है, उस न्यूमेरिकल को पढ़िए, समझिए, जो डेटा दिया हुआ है उसको नोट डाउन कीजिए, जो फॉर्मूला लगेगा उसको अप्लाई कीजिए, क्या डेटा रिक्वायर्ड है कैलकुलेट कीजिए। सो बच्चों गिवन क्या है, गिवन है चार्ज Q इक्वल टू 1 कूलम, और पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और याद कीजिए बच्चों, हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, Q इक्वल टू एन ई, Q इक्वल टू एन ई। यहाँ पे N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या था, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, और Q क्या था, चार्ज। तो इस फॉर्मूला से बैठा के हमको N ही तो पूछ रहा है, दैट मीन्स N के बारे में पूछ रहा है। सो वन ऐसे लिख सकते हैं, N इक्वल टू क्यू बाई सी, N इक्वल टू क्यू बाई सी। Q का वैल्यू रखिए बच्चों 1 कूलम डिवाइड बाई सी, क्यू बाई ई, सॉरी क्यू बाई ई, तो 1 कूलम डिवाइड बाई ई। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कूलम से कूलम कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच जाएगा बच्चों, इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर में 10 हो जाएगा, 10/16 इंटू 10⁻, इस -19 को ऊपर ले जाएंगे तो +19 हो जाएगा बच्चों, +19 हो जाएगा। अब बच्चों अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसमें से एक जीरो को, इसमें से एक जीरो को इसको दे देते हैं, तो 100 हो जाएगा डिवाइड बाई 16 इंटू 10⁻18, एक जीरो तो दे दिया, 10⁻18 हो जाएगा। बच्चों इसको और हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये बच्चों बहुत बार डायरेक्ट पूछता है, तो इसको मेमोराइज भी कर लीजिएगा, याद भी कर लीजिएगा। हालांकि आप लोग समझ में आया होगा कैसे निकाला, कैसे आया, बट इसको एक नोट्स में लिख लीजिएगा कि 1 कूलम इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बहुत बार पूछा है एग्जाम में, बहुत बार पूछा है, चाहे वो CBSE हो, चाहे वो ICSE हो, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा है कि 1 कूलम में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाउ बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद क्लास को रैप अप करते हैं। फाइंड, ऐसा, इफ 1 एम्पियर करंट flows through a circuit for 5 minutes, find the charge। मतलब क्या दिया बच्चों, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है सर्किट, कितना देर के लिए, 5 मिनट तक के लिए, तो पूछ रहा है कि चार्ज कितना होगा वो बताइए। तो सिंपल है बच्चों, क्या है, गिवन डेटा नोट डाउन करना है। आप लोग ट्राई कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो गिवन डेटा क्या है बच्चों, I दिया हुआ है 1 एम्पियर, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट, तो इसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 सेकेंड, 300 सेकेंड। हमें पूछ क्या रहा है बच्चों, Q पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि I इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, तो इससे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों Q इक्वल टू I इंटू टी होगा। ओके, सो I का वैल्यू 1 है, T का वैल्यू 300 है, सो देयर इज 300 कूलम। सो Q इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, 300 कूलम। दिस विल बी योर आंसर। आप लोग इसको खुद से ट्राई कीजिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट लेक्चर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, जहाँ पे हम लोगों ने कवर किया, चार्जेस के बारे में पढ़ा, कंडक्टर के बारे में पढ़ा, इंसुलेटर के बारे में पढ़ा, मेटल कंडक्टर क्यों होता है उसके बारे में पढ़ा, इसके अलावा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा, और 2 फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, Q इक्वल टू एन ई और I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो आई होप आप लोग कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेके आएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पढ़ाई करते रहिए।